जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आलोक रंजन केवल वोट की नहीं सोच की भी राजनीति करूंगा। मिथिलांचल की मांग अब पुरानी पड़ गई है। मिथिलांचल बिहार का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और संभवतः रहेगा। मिथिला में इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है और जब मिथिला की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो तय है कि बिहार की भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। समग्र इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए दिस इज अ मस्ट स्टेप। मुझ में पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट शुरू से रहा है और उसका प्रयोग मैं स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर करता रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं शिक्षाविद, समाजसेवी और जदयू नेता श्री आलोक रंजन जी। सबसे पहला सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ गया है और आप काफ़ी सक्रिय हैं क्षेत्र में। आपके क्या क्या एजेंडे हैं? मैं आपको बता दूं कि लोकालोकी विधानसभा झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत मधुबनी जिला में आता है और यह एक सीमांत विधानसभा है। सीमांत कहने का तात्पर्य है कि नेपाल से सटा हुआ है। वहाँ साक्षरता दर, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, इनकी समस्याएं हैं। तो मेरा मेन फोकस जो है 3 मुद्दे हैं। पहला बेहतर शिक्षा, दूसरा बेहतर स्वास्थ्य और फिर तीसरा बेहतर रोजगार। जैसा कि आप जानते हैं, बेहतर शिक्षा बेहतर समाज का निर्माण करता है, जो अल्टीमेटली बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार प्रदान करने में सहायक होती है। यही 3 मेरा मेन एजेंडा है। काफ़ी सालों से मिथिलांचल राज्य की मांग होती रही, मिथिलांचल में विकास को लेकर बहुत सारी बातें होती रही। आप क्या देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में क्या ये जो सरकार है वो कुछ नया करती हुई नज़र आती है, या फिर आप एज ए नेता आपकी कुछ योजनाएं हैं खासकर मिथिलांचल को लेकर? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मिथिलांचल की मांग अब पुरानी पड़ गई है। मिथिलांचल बिहार का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और संभवतः रहेगा। जहाँ तक आप मिथिलांचल के विकास की बात करते हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि नीतीश सरकार में पिछले 20 सालों में मिथिलांचल का भी विकास, जिस तरह से बिहार का विकास हुआ, बिहार में विकास की गति पकड़ी है, उसी तरह से मिथिलांचल में भी पकड़ा है। लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अलावा मैं एक महान शख्सियत की भी चर्चा करना चाहूँगा जिनका वर्तमान मिथिला के विकास में महती भूमिका है। वो हैं मिथिला के लाल, जदयू के माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्रीमान संजय झा जी। आप देखें, वो झंझारपुर के अररिया गांव से आते हैं। उन्होंने दरभंगा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, परंतु वो हार गए किसी कारणवश। लेकिन आप देखिए, केवल उन्होंने वोट की राजनीति नहीं की, सोच की राजनीति की है। हारने के बावजूद मिथिला के विकास में वर्तमान परिदृश्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बाद अगर किसी का सर्वाधिक योगदान है तो वो श्रीमान संजय झा जी का है। जैसे आप देखेंगे कि दरभंगा में एम्स का निर्माण चल रहा है, यहाँ मेट्रो का निर्माण हो रहा है, उसके बाद IT पार्क बना है, उसके बाद आप देखिए स्मार्ट सिटी के निर्माण की संकल्पना ड्राफ्ट हो चुकी है। उसके बाद अब आइए अररिया में, वहाँ मिथिला हाट बन गया है, जो मिथिलांचल में संभवतः आज के डेट में सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इससे आप देखिए, एक तो पर्यटन का विकास हो रहा है, साथ में मिथिला में इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। और जब मिथिला की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो तय है कि बिहार की भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उसके बाद लगे कि यहाँ अब मखाना बोर्ड की स्थापना हो रही है। फिर आप आ जाइए कि श्रीमान संजय झा जी ने संसद में MSP की मांग की है मखाना के लिए। आपको पता होगा MSP क्या है? किसानों के लिए जिस फसल के लिए MSP प्रदान की जाती है वह किसान के लिए एक सुरक्षा कवच। अगर कोई उसका खरीदार बाजार में नहीं होता है तो जो एक्सपेक्टेड मूल्य है उससे कम 1.5 मूल्य सरकार देगी। दिस इज मैंडेटरी। तो उसकी भी मांग इन्होंने की है।
तो ये बड़े ही सराहनीय कदम है। फिर आप देख लीजिए, बाढ़ मिथिलांचल के लिए एक विभीषिका के रूप में रही है। इससे पहले श्रीमान संजय झा जी बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे। उनके समय में बाढ़ पर नियंत्रण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए, डैम बनाए गए, और आज देखिए विगत 8-10 वर्षों से बिहार में, खासकर मिथिलांचल में, बाढ़ की विभीषिका हद तक कम हो गई है। अच्छा आलोक जी, ये बताइए कि एक बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, वो है जाति जनगणना का मुद्दा। बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ये काम किया जी। इसको लेकर बहुत सारी राजनीति भी हुई, कोर्ट ने इस पर स्टे भी लगा दिया। अब केंद्र सरकार भी इसको, पहले केंद्र सरकार डिनाई करती रही ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अचानक से इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। आप इस जाति जनगणना को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? देखिए, यह जातीय जनगणना बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और केंद्र सरकार ने इसे अगले मुख्य जनगणना में सेंसस के साथ कराने की अनुमति दी है। कैबिनेट ने फैसला किया। यह एक सराहनीय कदम है। आपको मैं तेज जी बता दूं कि नीतीश कुमार पहले ऐसे शख्सियत हैं जो 1994 से जातीय जनगणना के पक्षधर थे, और बिहार के नाम 2 रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है राष्ट्रीय स्तर पर। पहला, पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार सरकार बनी। और दूसरा, जी, जातीय जनगणना आपको पता ही है, नीतीश सरकार के नेतृत्व में ही बिहार में पहला हुआ और बाद में फिर तेलंगाना में भी हुआ। और पहले इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई विद इन द पार्टी और साइड द पार्टी, विपक्ष के साथ भी केंद्र सरकार ने भी इसे डिनाई किया, लेकिन अब जाकर केंद्र सरकार ने भी यह फैसला लिया कि ये कराएंगे। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? तो समाज में मेन बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन उन जातियों के बीच में कितनी उपजातियां हैं, सब कास्ट हैं, और उनका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आप समग्र विकास चाहते हैं, जैसा कि मोदी सरकार का स्लोगन है, नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये कैसे होगा जब तक आप जातीय जनगणना नहीं कराएंगे और विभिन्न जातियों में उपस्थित विभिन्न उपजातियों की आपको सही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पता नहीं चलेगी, तो उनके लिए आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि ये केंद्र सरकार की जो योजना है, जो उनका विजन है सबका साथ सबका विकास वाला, उसमें ये बहुत मददगार साबित होगा। ये बात बीजेपी को या केंद्र सरकार को पहले क्यों नहीं समझ में आ रही थी? अचानक ये क्या हुआ ऐसा जो उनको लगा कि ये ज़रूरी है? मैं ये एक्चुअली मैं ये आपको एज ए राजनेता भी और शिक्षाविद भी ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर उनकी क्या राजनीतिक मजबूरी थी, उनको मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा, या उनको लगा कि अब इसको टाला नहीं जा सकता? क्या ऐसा हुआ होगा? देखिए, मैं बड़ा क्लियर कट शब्द में इसका जवाब दूं आपको। तो यहाँ कुछ पॉलिटिकल टसल है, आप समझदार हैं, मेरी भाषा को समझिए। और नीतीश कुमार जी का चर्चित चेहरा और उनका सुशासन बाबू का मॉडल केवल देश में ही नहीं, पूरे देश में विख्यात है। तो कहीं ना कहीं शुरू में लगा कि इसका विरोध करने से ये चीज दब जाएगा, तो चलिए इनकी एक योजना ठंडे बस्ते में चले जाएगी। लेकिन इनको लगा कि नहीं, इस चीज की डिमांड है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो इस कारण अब आप स्पष्ट शब्दों में मानिए तो ये समय की मांग के अनुसार, और चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जनगणना जो मेन सेंसस होता है वो 10 वर्षीय है, लेकिन ये अभी तक 11 के बाद अभी तक हुआ नहीं, 14 साल गुजर गए हैं। हो सकता है बीच में कोविड आया, इसके कारण। मैं आपको बता दूं तेज जी कि मैंने अप्रैल 2024 में बिफोर लोकसभा इलेक्शन मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नाम सोशल मीडिया के थ्रू सेंसस करवाने की मांग की थी लोकसभा इलेक्शन से पहले। और 2 चीज, दूसरी मांग मैंने की थी कि देश में जीडीपी का एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, उसे बेस ईयर के आधार पर मापते हैं, बेस ईयर, आधार वर्ष।
तो ये भी हमारे यहाँ 2011-12 का है लेटेस्ट, और एज पर ट्रेंड ये 7-8 साल में रिवाइज होता है। तो इसकी भी मैंने प्री लोकसभा इलेक्शन और पोस्ट लोकसभा इलेक्शन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय श्रीमती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के नाम मैंने सोशल मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट किया था। उस मुद्दे में इन्होंने ये नहीं कही कि मेरे ही आग्रह पर, लेकिन इन्होंने बाद में जुलाई में कमेटी का गठन किया आधार वर्ष के लिए, और उसके बाद फिर जनगणना के लिए भी हो रहा। तो ये समाज का समग्र विकास हो और सभी समाज के सभी मार्जिनलाइज और मेन स्ट्रीम जातियों को उसका समग्र लाभ पहुंचे, इसके लिए योजनाओं का निर्माण होता है, और उस योजनाओं का समेकित और रीजनेबल निर्माण हो, इसके लिए जातीय जनगणना एक आवश्यक मुद्दा है। जो लोग इसका विरोध करते हैं आलोक जी, वो ये कहते हैं कि इससे जो है जो आरक्षण का जो कोटा है इस वक्त, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। उनका डर कहाँ तक सच है? देखिए, ये बिल्कुल पॉलिटिकल फियर है, एंड इसको आप कह सकते हैं ये पॉलिटिकल गिमिक है। ये कहीं भी कुछ नहीं। आरक्षण आप जानते हैं, आप लॉ के मीडिया के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वहीं पर आरक्षण की सुविधा की गई थी। और आप देख लीजिए, आज के डेट में बिहार का ही आप सीन लें तो बिहार में लगभग 63 से 64% जनसंख्या ओबीसी है, और 3 से 4% सवर्ण है, काफी पिछड़े हुए। तो उन पिछड़े हुए में और कौन है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ कि लोग कहते हैं ये वैश्य समुदाय से हैं। आपको पता होना चाहिए, हमारी जानकारी में जो है केवल वैश्य में 108 उपजातियां हैं, न जाने और कितनी होंगी। तो उन उपजातियों में जो छोटी छोटी उपजातियां, उनकी स्थिति क्या है? तो उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए अगर उनका स्टेटस पता नहीं चलेगा तो कैसे आप करेंगे? इसलिए समग्र इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए दिस इज अ मस्ट स्टेप। मतलब इससे अभी फिलहाल आप इसको आरक्षण में फेरबदल का वो नहीं कोई संभावना। ठीक है। अगला मुद्दा जो है वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेके है कि आप नवोदय विद्यालय से पढ़े लिखे हैं जी। और स्कूल के दिनों से ही आपकी रुचि जो है वो एक लीडरशिप वाला जो गुण है आपके अंदर था, और आपने इस बात का इस्तेमाल जो है स्कूल में भी किया और स्कूल के बाहर भी किया। तो अब जो आप देखते हैं अपनी भूमिका समाज में, उसमें आप नवोदय की कितना योगदान समझते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय जिसकी स्थापना 1985-86 में स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा की गई थी, यह एक लॉन्ग टर्म मिशन प्रोजेक्ट है। अब देखिए, आज के डेट में भी जो 10th और 10+2 लेवल पर रिजल्ट आ रहा है, उसमें नवोदय अग्रिम लिस्ट में, अग्रिम सूची में दर्ज रहता है। दूसरी बात, जो संस्कार का सृजन मैं आपके क्लाउड 9 मीडिया न्यूज नेटवर्क के माध्यम से यह सार्वजनिक रूप से यह दावा करना चाहता हूं कि जितने भी विद्यालय होंगे बिहार या देश में, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि दूसरे विद्यालय में नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये अवश्य कर रहा हूं कि नवोदय विद्यालय में जो संस्कार सृजन हुआ वो अप्रतिम, अतुलनीय और उदाहरण योग्य है। तो जैसा कि आपने तेज जी कहा, यह बिल्कुल सही है कि मुझ में पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट शुरू से रहा है, और उसका प्रयोग मैं स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर करता रहा। लेकिन आपको इसके प्रयोग में अंतर दिखेगा। आपको पता है कि मेरी बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक ठाक पकड़ है, मैं आपको बड़ा क्लियर कहूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। मैंने इसका उपयोग ये किया कि एक आदमी राइटफुल सिचुएशन में है और उसके राइट का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वहां जाकर मैंने अपने उस लीडरशिप का यूज किया। आप देख लीजिए, इनसाइड द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, आप लोकालोकी में पता कर लें, आप निर्मली में पता कर लें। आई हैव बीन ऑलवेज विद द पुअर।
अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि नेतागिरी में, राजनीति में पढ़े लिखे लोग आने से कतराते हैं। आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं, तो आपके आने की क्या वजह है राजनीति के क्षेत्र में, और अब बाकी लोगों को जो शिक्षा से या ज़्यादा शिक्षित हैं उनको इधर आने के लिए कैसे आप प्रेरित करना चाहेंगे? देखिए, ये एक जनरल परसेप्शन है कि नेतागिरी में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं या नहीं आना चाहते हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। और खासकर वर्तमान परिस्थिति में बहुत पढ़े लिखे लोग राजनीति की ओर आ रहे हैं। जैसे आप देखिए, पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी रिनाउंड कॉरपोरेट लॉयर थे। शशि थरूर जी, आप जान रहे हैं, यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव रहे हुए हैं। वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। तो लंबी कतार आपको मिलेगी। कपिल सिब्बल जी रिनाउंड लॉयर हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये, और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ तेज जी कि श्रीमान ओपी चौधरी जी रायपुर के फर्स्ट आईएएस थे। आईएएस की नौकरी रिजाइन देकर उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ा बीजेपी के टिकट पर। पहली बार वो हार गए, दूसरी बार वो वहां से इलेक्शन जीते और वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री के पोस्ट पर हैं। आलोक जी, आपका जो चुनाव क्षेत्र है लोखालोखी विधानसभा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, शायद विधानसभा संख्या 40 है। 40 जी। तो वहाँ हर 5 साल में एक नया चेहरा देखने को मिलता है। जी। जो चुनावी राजनीति है उसको लेकर ध्यान देता हूँ। विधानसभा चुनाव में हमेशा कोई न कोई नया चेहरा नजर आता है। इस बार आप भी दावेदारी में हैं, तो जो ये जो अलग अलग दावेदारी है उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं और आपकी स्थिति क्या है? देखिए तेज जी, भारत विश्व में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो भारत के हर नागरिक को इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए यहाँ आपने कहा कई विधानसभा में आप देखेंगे तो बहुत सारे दावेदार होते हैं, अंतर टिकट किसी एक को मिलता है। तो यहाँ लोखालोखी के बारे में आपका कहना सही है कि यहाँ इस बार के चुनाव में या पीछे के भी चुनाव में बहुत सारे दावेदार होते हैं। और एक जनरल परसेप्शन यहाँ के बारे में माना जाता है कि यहाँ दूसरे क्षेत्र के लोग उम्मीदवार बनते हैं और जीतते हैं। तो इस पर कुछ टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि कौन सटीक उम्मीदवार है जो क्षेत्र का विकास कर सके। अब समझिए, अभी तक हमारे देश में 1952 से इलेक्शन होता आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक दशक के दशक बीत गए, लगभग 75 साल हो गए। लेकिन आप लोखालोखी, चूंकि आपका भी घर उसके पड़ोस में ही निकटवर्ती विधानसभा में ही पड़ता है, तो आप जानते हैं अभी तक जो एक विकास के मुकाम को छूना चाहिए था। मैं फिर से नाम कोट करूंगा श्रीमान संजय झा जी का कि बहुत ही कम समय में उन्होंने जो मिथिलांचल की काया पलट की है। अगर मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। नहीं तो आप देखिए ना, सड़कें कहाँ थी, कहाँ कोई टूरिज्म था, आज काफी है। लेकिन उसी मिथिलांचल का हिस्सा ये लोखालोखी भी है। और यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि केवल आरजेडी के रहे हैं या जदयू के रहे हैं या बीजेपी रहे हैं, और मंत्री भी रहे हैं। लेकिन आप जाएंगे शायद स्केल पर 100 होता है, तो उसके बनस्पत अभी 25% भी वहाँ विकास नहीं हुआ। तो ये विकास का क्या है, पॉलिटिकल विल का कमी होना है। ये लोखा विधानसभा क्षेत्र जो है वो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। बिल्कुल। और काफी बिजनेस भी वहाँ इसकी वजह से फलता फूलता है। बिल्कुल सही है। बावजूद इसके जो ग्रोथ लोखालोखी विधानसभा का होना चाहिए जी, उसमें कमी रही है। तो अब जैसा कि आपने खुद भी स्वीकार किया कि पॉलिटिकल विल की कमी है, आपकी क्या योजनाएं हैं, स्पेशली आप अगर सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करें तो? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने तेज जी। देखिए, अगर अभी आपको पता होगा तो भारत जो डिप्लोमेसी कर रही है, उस डिप्लोमेसी में भारत अब बहुत आगे है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और जनता को मैं बता दूं कि भारत वर्तमान में अब विश्व की 4थी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था बन गई है जापान को छोड़ते हुए। यूनाइटेड किंगडम को छोड़ते हुए 5वीं बनी थी, अब जापान को छोड़ते हुए 4थी बन गई। तो भारत में एक नई डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई है। वो क्या है? कल्चरल डिप्लोमेसी। देखिए, सबसे पहले शुरुआत डिप्लोमेसी हुई पॉलिटिकल, फिर हुई इकोनॉमिक, फिर हुई डिफेंस। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, देन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, एंड देन डिफेंस डिप्लोमेसी। और राइट नाउ इंडिया इज मूविंग ऑन कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीतिक पर। तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू पिछले साल मार्च 24 की बात मैं कर रहा हूं, लौकहा में भारत नेपाल सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मांग उठाई थी। आप मेरा फेसबुक अकाउंट खोल लें, वहां आप देख लें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चूंकि आप देख रहे हैं, मैंने एक मुद्दा उठाया कि कमर्शियल कॉरिडोर बनाया जाए जिसका हेडक्वार्टर लौकहा हो या खुटौना, क्योंकि खुटौना बाजार काफी विकसित अवस्था में वहां है, और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पर अवस्थित है आपको लौकहा। तो वहां एक कल्चरल कॉरिडोर की स्थापना हो, जिससे क्या होगा, सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक भी संबंध बढ़ेंगे। और जब आर्थिक संबंध बढ़ेंगे तो दोनों तरफ की मजबूती होगी। तो पहले तय है कि लौकहा लोकी क्षेत्र का होगा। तो पहला एजेंडा मेरा है कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो लौकहा। अब दूसरा मेरा क्या है कि वहां बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, पहले बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार का सृजन हो। इसके लिए तो आप देखिए, मेरी एक्टिविटीज आप देख रहे होंगे, मैंने शिक्षा पर अपने स्तर से काफी जोर दिया है। पहले मैंने बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को लौकहा लोकी विधानसभा के गरीब युवा छात्रों जो +2 कर लिए हैं, उनके बीच 77 कैरियर्स नामक 60 पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया था। और बच्चों को मुझे विस्तार पूर्वक बताया कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, चूंकि इसकी संख्या सीमित है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी बेहतर जॉब मिल सकते हैं। तो वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, वो एवेन्यूज कौन से हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या उसके बारे में डिटेल उस बुक में वो किया। फिर मैंने अंबेडकर जयंती के अवसर पर लौकहा लोकी विधानसभा के छोटे छोटे बच्चे जो अंबेडकर जाति के हैं, जैसे आपको मल्लिक यानी डोम, जो पासवान, दुसार, जो राम, चमार, जो सदाई, आपको मुसा हो गए, इन बच्चों के बीच में छोटे छोटे बच्चे जो एकदम मतलब LKG, प्री नर्सरी कहिए, उनके बीच में मैंने स्लेट पेंसिल बांटा। और साथ में उन बच्चों की माताओं को, माता दीदी जो भी होंगी, उनको साथ में बताया कि देखिए शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा जब आपका बच्चा पाएगा, बढ़िया पढ़ेगा, बढ़िया नौकरी मिलेगी। मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊं, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप एक क्लास ऊपर की स्टडी करते हैं, दिस इज अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, अगर आप एक क्लास ऊपर की पढ़ाई करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, तो आपका जो एनुअल इनकम है उसमें 10% का इजाफा होगा। तो ये डायरेक्ट लिंक्ड है, बेटर एजुकेशन, बेटर सैलरी, बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, बेटर हेल्थ, एंड अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ बेटर सोसाइटी। अब थोड़ा सा हम लोग स्टेट की, उसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा। 9 मार्च को मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महफिल पैलेस एक हत्था में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें 600 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। और उनका थीम मैंने रखा था घर से स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता का था। और अभी तेजी में बता दूं, उन महिलाओं में से 60 महिलाओं को मैंने झाड़ू निर्माण का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। काफी कुशलता पूर्वक कर रही है और अब वो झाड़ू निर्माण में लग गई हैं। अगर बाजार में नहीं बिक रहा है तो उनके लागत में से 10 से 15% उनको ज्यादा देकर हम खुद परचेज कर राधा कपिलेश्वर सेवा संस्थान के तहत उसको मार्केट में बेचते हैं। तो देखिए, मैंने एक छोटे ही स्तर पर महिलाओं को रोजगार देने की पहल की है। और नीतीश बाबू का जो है महिला सशक्तिकरण और रोजगार, मतलब नीतीश कुमार, उस कहावत को चरितार्थ करने में मैंने एक छोटी सी पहल
अपने। अच्छा, अब आप चूंकि नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की, मैं अब थोड़ा राज्य स्तर के राजनीति के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव के बाद फिर से कई सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें जदयू और बीजेपी मुख्य पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार अगली बार फिर से अगर जदयू की सीटें कम रहीं तो क्या बीजेपी फिर से उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी? देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही क्लिष्ट है लेकिन बहुत ही जीवंत है। मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि जितने भी दावेदार एनडीए गठबंधन में हैं, जदयू से या एनडीए से या एनडीए की सहयोगी पार्टियों की ओर से, इतना तो निर्विवाद है कि सबसे वरिष्ठ, सबसे बेदाग, सबसे ईमानदार और सबसे अनुभवी उम्मीदवार वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी हैं। आप तेजी बताओ, आप भी राजनीतिक बहुत तरह के न्यूज को कवर करते होंगे। जो व्यक्ति बिहार जैसे प्रदेश के राजनीतिक कुर्सी पर 20 साल से विराजमान हो, 20 साल से मुख्यमंत्री हो और एक भी आर्थिक घोटाले का आरोप नहीं लगा हो, किया या नहीं किया वो तो दूसरी बात है, आरोप ही नहीं लगा, ऐसी शख्सियत बिहार की राजनीति में विरले है या नहीं है? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार के काट के तौर पे सम्राट चौधरी को लेकर आई। ये आप भी समझते हैं, ये हम भी समझते हैं। तो क्या लगता है, क्या ये मूव इस तरह का नहीं है कि अगर अगले चुनाव में सीटें कम आई तो हो सकता है बीजेपी ये दावा करे कि नहीं, अब मुख्यमंत्री हम बनेंगे, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में ऑलरेडी देखा। एक नाथ शिंदे को सीटें कम आई तो उनको हटा दिया गया और फडणवीस जो दोबारा बन गए मुख्यमंत्री। ऐसी कोई सिचुएशन बिहार में होती हुई आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखिए तेजी, ये प्रश्न आपका बहुत ही जेन्युइन है और बिहार ही नहीं, भारत की आम जनमानस में यह सवाल चिंगारी की तरह सुलग रहा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। मैं कहीं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। अगर राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, तो उतने ही मजे हुए खिलाड़ी हमारे बिहार के विकास पुरुष सह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी हैं। और मुझे पूरा भरोसा केंद्रीय नेतृत्व पर भी है कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी को भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण भरोसा है। और नीतीश जी का सुशासन मॉडल न केवल बिहार और भारत बल्कि पूरा देश उसका कायल है। तो अंत ये भी मानेंगे ही मानेंगे, जैसे इन्होंने इनके जातीय जनगणना को माना, इनके मुख्यमंत्री के भी दावेदारी को मानेंगे। ये हमारा अपना मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। और आप कुछ कहना चाहते हैं अगर अपने क्षेत्र की जनता को, तो आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेज जी और आपके Cloud9 मीडिया नेटवर्क की जनता को। मेरा बड़ा संक्षिप्त में कहना ये है कि राजनीति करने का इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन राजनीति केवल वोट के लिए नहीं, सोच के भी लिए होनी चाहिए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देश के स्तर पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। जो आप देखिए, जैन को लाके, जनधन आधार और यूपीआई को ऑनलाइन को लाके भारत जो इतने बड़े वित्त के जानकार थे, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी बहुत आदरणीय हैं और तुलनीय हैं। लेकिन उस समय देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी 2014 में? 10वें पायदान पर। और ये नरेंद्र मोदी जी विगत 10 वर्षों में देश को 4थे पायदान पर ला दिए। तो ये सोच की राजनीति है।
देखिए निगेटिव सब में है, जो अच्छे लोग होते हैं वो पॉजिटिव देखते हैं। उसके बाद आइए बिहार में, तो बिहार के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 साल में राज्य के सर्वोच्च कुर्सी पर काबिज रहते हुए एक भी अपने दामन पर आर्थिक घोटाले का दाग नहीं लगने दिया। ये काबिल तारीफ है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो एक बीमारू राज्य में दर्ज था, आज विकासशील राज्यों में सर्वाधिक तीव्र गति से आर्थिक विकास करता हुआ राज्य है। तीसरा मिथिलांचल, जो एक विभीषिका बाढ़ विभीषिका पिछड़ा जर्जर था, माननीय संजय झा जी के कुशल नेतृत्व में एक आकर्षक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जहां मखाना को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ये तय है कि औपचारिक रूप से इसे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया, लेकिन प्रच्छन्न रूप से, परोक्ष रूप से श्रीमान संजय झा जी की इसमें महती भूमिका रही है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह से मैं लोखा लोखी के जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आलोक रंजन केवल वोट की नहीं, सोच की भी राजनीति करूंगा। सभी को मेरा आभार, स्वागत, धन्यवाद।